इस व्हाइट बोर्ड में इसके अलावा आपको और एक चीज कौन सी दिख रही है, मुझे बताइएगा। 2 मिनट ना। कर्सर दिख रहा है। जी 2 मिनट और रुकिएगा, थोड़ा सा ये वो चल रहा है। हाँ, क्या दिख रहा है इस व्हाइट बोर्ड में आपको? ब्लैक स्पॉट। एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा एक डॉट। है ना? एक बिंदु। हाँ, तो इसको हम बच्चों से और 2-4 बार उसको पूछ सकते हैं कि बताओ बच्चों, अलग अलग बच्चों से, कि बच्चों इस बोर्ड पे आपको क्या दिख रहा है। जनरली हम एक ग्रीन बोर्ड पे एक डॉट बना देते हैं, या अगर पीपीटी हम चला रहे हैं तो उस पे ये डॉट सर्कल को हम दिखाते हैं। तो बच्चों से पूछते हैं तो सभी मैक्सिमम बच्चे यही बोलते हैं कि हमको जो है वो काला कलर का डॉट दिख रहा है। ठीक है, आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि इस व्हाइट स्क्रीन पे हमको जो सबसे फोकस करने वाली चीज है वो क्या कर रही है, वो काला कलर का डॉट कर रही है। तो सेम ऐसा ही हमारा नेचर भी होता है कि हम जब दूसरों में देखते हैं ना, तो दूसरों में बहुत सारी अच्छाइयां होती है, लेकिन हमारा जो स्पॉटिंग पॉइंट होता है ना, वो उनकी गलतियों के ऊपर, उनकी कमियों के ऊपर होता है। तो हम दूसरों से उनकी अच्छाइयों को सीखने की बजाय हम उनकी बुराइयों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये इस एग्जाम्पल से हम उनको बताएं कि हमारे पास में इतनी बड़ी व्हाइट स्क्रीन है, इतनी सारी चीजें व्हाइट है ना, मैक्सिमम पार्ट इसका व्हाइट है, लेकिन हम एक छोटे से डॉट को ज्यादा केंद्रित कर रहे हैं और छोटे से डॉट को हम देख करके उसको बता रहे हैं। तो हमको ये काम नहीं करना है, हमको जो पॉजिटिविटी है उसको ग्रहण करना है और निगेटिविटी को छोड़ना है। तो ये एग्जांपल हम बच्चों को कर सकते हैं। आगे चलिए चलते हैं। तो हमने पिछले क्लास में ये स्वस्थ रहने के कुछ उपाय किए थे, जिसमें हम बाह्य व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे थे कि एक्सटर्नल पर्सनालिटी को अच्छा रखने के लिए हमको 2 चीजें जरूरी है। पहला तो ये कि स्वस्थ शरीर होना चाहिए, और स्वस्थ शरीर के लिए बच्चों को ये परिभाषा हम बताते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए हमको योगा व्यायाम करना है, हमको युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुखा के सूत्र को याद रखना है। आहार कैसा रखना है, सात्विक रखना है। विहार कैसा होना चाहिए, तो वो दिनचर्या निश्चित होनी चाहिए। ये सब चीजें हमने बताई। अब इसके आगे हमको ये बताना है कि व्यवस्थित दिनचर्या को हम कैसे करते हैं। तो व्यवस्थित दिनचर्या के लिए जैसे हमको गुरुदेव ने बताया है, 2 हमको सूत्र दिए हैं कि डेज प्लानिंग एंड डेज एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं आत्मबोध और तत्वबोध की परिभाषा हमको यहाँ पर बताना है। तो आत्मबोध क्या होता है? आत्मबोध का मतलब है कि सुबह से लेकर शाम तक हमको जो भी काम करने हैं उसकी हम परफेक्टली प्लानिंग करें। मीन्स हम सुबह उठें तो हमारी एक डायरी बनाने की आदत हो, एक डायरी लेखन की आदत हो, उस डायरी लेखन में हम अपनी महत्वपूर्ण चीजें जो हम आज करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण चीजों को नोट डाउन करें। तो इसे हम कहते हैं आत्मबोध। और तत्वबोध क्या है, तो वो डेज एनालिसिस है। मतलब हर शाम हर रात को जब हम सोने से पहले जो हमने दिन में सुबह एक लिखा था कि हम आज ये काम करने वाले हैं, उस कार्यों की समीक्षा कर लें रात को सोने से पहले कि हमारे जो महत्वपूर्ण कार्य थे दिन के, वो आज कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। और अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हम एक छोटा सा संकल्प ले लें कि उस कार्य को हम अगले दिन बिल्कुल उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इस आत्मबोध और तत्वबोध से क्या फायदा मिलता है, तो हमारी जो दिनचर्या है ना वो व्यवस्थित होती है। अगर हम डेज की प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर हम उसकी एनालिसिस नहीं करेंगे, तो हमारा जो दिन भर की गतिविधियां हैं वो रैंडमली चलती है। कभी भी हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, हमारा होमवर्क टाइम पे नहीं होता है, हमारा खेलने का टाइम डिसाइड नहीं होता है, हम कभी भी सो जाते हैं, हम कभी भी टीवी देखते हैं, हम कभी भी मोबाइल खेल रहे हैं। तो इससे हमारी वो जो दिनचर्या है वो अव्यवस्थित होती है। अगर हम इसको प्लान कर लें कि हाँ इतने आज मुझे इस टाइम पे होमवर्क करना है, या फिर आज मुझे होमवर्क इस विषय का इतना सब्जेक्ट पढ़ना ही है, इतना टॉपिक पढ़ना ही है, तो वो आप उसको अपने डेज प्लानिंग में डाल सकते हो, है ना। तो उससे क्या होगा कि आप उतने को अपना लक्ष्य बना लोगे उस दिन का, और उसको कंप्लीट करने के लिए आप अपनी पूरी मेहनत दोगे। तो इस तरीके से इसका महत्व है कि हम अपने दिन की प्लानिंग करें, और शाम को सोने से पहले एक चीज ये कि हम तत्वबोध करें जो कि एनालिसिस है पूरे दिन भर के कार्यों का। और दूसरा चीज और एक और हमको सोने से पहले करना है कि हमको एक धन्यवाद का भाव अपने अंदर रखना है कि भगवान ने हमको आज का दिन दिया और आज के दिन को हमने बहुत अच्छे से जिया, और इसी तरीके से हम आगे भी अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। और हमको जितनी चीजें भगवान ने दी है उन सब चीजों के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। भगवान ने हमको सांस लेने के लिए सांस लेने के लिए वायु दी, हमको एक अच्छा घर दिया, हमको एक अच्छा स्कूल दिया, एक हमको अच्छे माता पिता दिए, हमको जो भी चीजें हमारे आसपास है हम उसके लिए उसको धन्यवाद दे सकते हैं। तो ये एक धन्यवाद का भाव हमको अपने सोने से पहले एक करना है, जिसको हम तत्वबोध की श्रेणी में लाते हैं। तो ये हुआ आत्मबोध और तत्वबोध।
अगले क्रम में अब हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपको व्यवस्थित दिनचर्या रखना है। अपने एक्सटर्नल पर्सनालिटी का जो दूसरा भाग है जिसमें हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं, तो उसके लिए आपको समय का सदुपयोग सीखना पड़ेगा। आपको समय के महत्व को जानना पड़ेगा, और समय ही एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है जो हम बार बार कहते हैं कि सभी लोगों को इक्वल मिली हुई है ना। सभी को 24 घंटे का समय मिला है, लेकिन इस 24 घंटे का सही सदुपयोग करके ही जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है, वही सफलता को प्राप्त करता है। तो इस समय के सदुपयोग को हम कैसे करें, तो इसके लिए आपको दो काम करना है। पहला ये कि आपको अपने टाइम का कैलकुलेशन करना है, समय का आकलन करना है, और दूसरा आपको उस टाइम का मैनेजमेंट करना है, समय का प्रबंधन करना है। यहाँ पर हम इसको अगले दो स्लाइड्स में सीखेंगे कि हम समय का कैलकुलेशन कैसे करें और समय का प्रबंधन कैसे करें। तो अदरवाइज इसकी एक पूरी एक अलग से टॉपिक हो सकता है कि हम समय प्रबंधन पे एक पूरा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं बच्चों को। यहाँ पे हम दो स्लाइड में उनको सिंपल से तरीके से समझाएंगे कि आप अपने समय का कैलकुलेशन कैसे करो और समय का प्रबंधन कैसे करो। तो अगले स्लाइड में हम चलते हैं। अगला स्लाइड ये है कि आपको टाइम का कैलकुलेशन इस चार्ट से दिखता है कि हम अपने जीवन में कितना समय बचाते हैं और कितना समय खर्च करते हैं। तो इसको अगर हम एक घंटे के एक दिन की दिनचर्या से हम इसको देखें, तो देखिए प्रतिदिन हम क्या क्या काम करते हैं। आप लोग बताइए कि ये सब काम करते हो कि नहीं करते हो। आप रोज सोने में 2 घंटा लगाते हो, 2 घंटा वेस्ट करते हो। इधर उधर घूमने में, दोस्तों के साथ घूमने में इधर उधर 1 घंटा वेस्ट करते हो। टीवी देखने में लगभग 4 घंटे हम रोज वेस्ट करते हैं। गपशप मारने में 1 घंटा वेस्ट करते हो। तो ऐसे मिलाकर के कुल कितने घंटे हो गए, 8 घंटा, एक दिन का 8 घंटा। और इसमें अभी हमने सोचो कि आजकल जो हम यूज करते हैं, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल गेम्स, इंटरनेट सर्फिंग, यूट्यूब वीडियोस, ये सब हमने अभी इसमें ऐड नहीं किया है, जो हम रोज कर रहे हैं। तो अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो सोचो और कितने घंटे ज्यादा आप यहाँ पे वेस्ट कर रहे होगे, है ना। तो आप सोचो कि 24 घंटे में से 8 घंटा, मतलब आप एक दिन का, एक दिन के जीवन का एक तिहाई हिस्सा आप रोज ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। तो अगर हम आपकी आयु अगर इस समय 15 वर्ष की लें, तो 15 वर्ष की विद्यार्थी जीवन में हम 5 वर्ष को तो ऐसे ही खो दिए, उसका एक तिहाई हिस्सा। तो अगर इसे ही हमारा एक तिहाई हिस्सा अगर आप 15 वर्ष में खो दोगे, तो जब अगर आप बड़े होगे और मान लो आपकी आयु 75 वर्ष है और उसमें से हम एक तिहाई हिस्सा हटा दें, तो 25 वर्ष की आयु आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मतलब आपका जो युवा अवस्था है, जो यौवन काल है, जिसमें आपको कुछ बनना है जिसमें आपको कुछ बनना है, वो आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। तो आपको करना क्या है, आपको इस समय का कैलकुलेशन ध्यान रखना है कि हम इन सब में बहुत ज्यादा समय वेस्ट न करें। ठीक है, मनोरंजन जरूरी है, लेकिन इसमें से हम मनोरंजन को कुछ कम कर सकते हैं। आप रोज 2 घंटे सोते हो, उसको 1 घंटा कम कर लो। आप टीवी देखने में 4 घंटे खर्च करते हो, तो उसको 1 घंटा टीवी देखो। टीवी देखने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ कि रतन टाटा जी को हम सब जानते हैं। एक बार रतन टाटा जी और अमिताभ बच्चन जी एक प्लेन में एक साथ सफर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उस सफर में अमिताभ बच्चन जी आते हैं और वो बैठते हैं किनके बगल में, रतन टाटा जी के बगल वाली सीट पे बैठते हैं। वही कहाँ है अभी? और उनसे बोलते हैं कि हेलो। हेलो, मतलब उनको हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं। तो रतन टाटा जी ओके ठीक है, हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ा देते हैं। तो अब अमिताभ बच्चन जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे यहाँ पे सब लोग मेरे ऑटोग्राफ ले रहे हैं और ये बस इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं और मुझे जानते भी नहीं, ऐसा करके। तो वो रतन टाटा जी से बोलते हैं "अ, आप वो मुझे नहीं जानते हैं?" तो रतन टाटा जी बड़े आश्चर्य से बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो बोलते हैं, अरे मैं अमिताभ बच्चन हूँ करके। तो मैं बहुत सारी मूवी बनती है उस मतलब बनाता हूँ और मैं अमिताभ बच्चन हूँ। तो रतन टाटा जी बोलते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है करके। तो ये वो रतन टाटा जी हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है ना। और वो हासिल कैसे किया, उन्होंने अपने जीवन में कभी टीवी नहीं देखा था। उन्होंने अपने जीवन में कभी टीवी नहीं देखा था, किसी स्टार को नहीं जानते थे, और वो अमिताभ बच्चन को भी नहीं जानते थे। तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा शख्सियत जो अपने
व्यवसाय के चरम पर पहुंचा है। वो इसलिए पहुंचा है क्योंकि उसने अपने समय की कीमत जानी थी और उसने अपने समय के एक एक मूल्य, एक एक क्षण को अच्छे से यूज किया। ठीक है, तो ये उनके पीछे का एक रीजन था कि उन्होंने कभी टीवी नहीं देखा था और तब जाकर के वो उस ऊंचाई पर पहुंचे थे और इसीलिए वो इतने ऊंचे स्थान पे पहुंच पाए थे। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं कि जब हमने टाइम का कैलकुलेशन कर लिया और हमने टाइम कैलकुलेशन को समझ लिया कि टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको इसको कैसे खर्च करना है, तो बच्चों को बताइए कि ये हमको पूरा ऐसा नहीं कि हमको ऑल टाइम मतलब मनोरंजन नहीं करना है या ठीक है हमको टीवी नहीं देखना है, गपशप या फिर इधर उधर नहीं घूमना है। इसमें हम समय को कम करें और जो समय हमारा बचे उसको हम अच्छे कार्य के लिए लगाएं, उसको हम अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़ाएं, लगाएं। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, समय का प्रबंधन कैसे करना है, तो हमको बस इस लाइन को याद रखना है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जो हमने बचपन से कहा सुनते हुए आ रहे हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मेन हेल्दी वेल्दी एंड वाइफ। तो हमें सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना, एक ये जो दिनचर्या होती है उस दिनचर्या को प्लान करें, व्यवस्थित दिनचर्या का चार्ट बनाएं और उसका कड़ाई से पालन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने स्वाध्याय के लिए समय निकालें। जो समय हमारा बच रहा है उसमें मैक्सिमम पार्ट हम अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए जो जो चीजें हैं उसको करने के लिए लगाएं, चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे वो अच्छे लोगों का अच्छे लोगों का सानिध्य हो, ये सब चीजें हमको करनी है। अब अगले क्रम में हम जो आज सीखेंगे वो है आंतरिक व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व का जो दूसरा पार्ट है वो है इंटरनल पर्सनालिटी। और इंटरनल पर्सनालिटी दो चीजों का संगम है। एक क्या कि विचार, जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, हमारे अंदर की विचार कैसे हैं, हम लोगों के प्रति कैसे विचार रखते हैं, हम हमारे अंदर की थिंकिंग कैसी है, पॉजिटिव थिंकिंग है कि नेगेटिव थिंकिंग है। और कारण शरीर, हमारे अंदर की स्पिरिचुअलिटी, हम अध्यात्म हमारे जीवन पे कितना प्रभाव रखता है। अध्यात्म का मतलब यह है कि हमको सही और गलत की परख प्रॉपरली है कि नहीं है। तो ये दो चीजें हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है, हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। और आंतरिक व्यक्तित्व क्यों जरूरी है, क्योंकि WHO की अगर आप परिभाषा देखोगे ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसने कहा है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही हम स्वस्थ कहते हैं। तो पहले हमने शारीरिक तो देख लिया था कि जब हमको एक्सटर्नल पर्सनालिटी अच्छी करनी है तो शारीरिक हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और मानसिक एवं आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है वो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है। तो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अगर हमको स्वस्थ बनाना है तो हमको अपने विचार और कारण शरीर पे, हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पे काम करना पड़ेगा। और इसके लिए हमको क्या क्या करना है तो इसको हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। तो हमको अगर अपने आंतरिक व्यक्तित्व को अच्छा बनाना है, हमको हमारे विचारों की प्रभाव को अच्छा करना है, हमारे विचारों को पॉजिटिव की तरफ बढ़ाना है, तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है, हमको पुस्तकों से दोस्ती करनी है। ठीक है, तो पुस्तकों से दोस्ती क्यों जरूरी है, क्यों हमको स्वाध्याय करना चाहिए, तो इसका जैसे कि मान लो सपोज आप घर से निकलते हो साफ सुथरे बहुत नहा धो करके, लेकिन जब आप वापस घर से निकलते हो और उसके बाद बहुत धूल से सन जाते हो, आप जब बाहर मार्केट में जाते हो तो वहां बहुत धूल धक्कड़ हो जाता है, और जब घर पहुंचते हो तो देखते हो कि आपका पूरा चेहरा जो है वो काला पड़ गया है धूल के कारण, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको उस धूल को हटाना है तो हम पानी से नहाएंगे या पानी से साफ करेंगे अपने चेहरे को, तब जाकर के हमारा चेहरा जो है वो धूल को साफ करता है। ठीक है, लेकिन अब अगर हमारे मस्तिष्क के अंदर की हम बात करें तो मस्तिष्क के अंदर हमारे ऐसे ऐसे कुरीतियां, ऐसे ऐसे विचार, गंदे विचार या बुरे विचार हमारे अंदर भरे पड़े हैं, है ना। हमारे अंदर की जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव न होकर के निगेटिव हो गई है। तो उन सब चीजों को ठीक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसको हम धोने से ठीक नहीं कर सकते, उसको हम पानी से धो करके साफ नहीं कर सकते। तो उसको साफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन करना पड़ेगा, श्रेष्ठ साहित्यों को पढ़ना पड़ेगा। श्रेष्ठ साहित्य कौन से हैं, तो श्रेष्ठ साहित्य हमारे गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी है। उन 3200 किताबों में से आप छोटी छोटी पुस्तक लेकर के उसका पाठ
पढ़ सकते हो। हारिए ना हिम्मत एक ऐसी पुस्तक है जिसको आप रोज एक एक वाक्य पढ़ोगे तो वो आपके अंदर एक सत चिंतन को बढ़ाता है ना। ऐसे ही बहुत सारे श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं, आदर्श व्यक्तित्व हैं हमारे। स्वामी विवेकानंद जी हैं, अब्दुल कलाम जी हैं। इन सब के जीवनियों को आप पढ़ सकते हो, जिससे आपको आपकी जो विचार है वो धीरे धीरे करके शुद्ध होते जाते हैं। तो हमको पुस्तकों से दोस्ती करनी है। कैसे साहित्य पढ़ने हैं? जो श्रेष्ठ साहित्य हैं, अश्लील साहित्य या फिर ऐसे साहित्य जो हमारे मन को विचलित करते हैं, ऐसे साहित्य जो हमारे मन को भटकाते हैं, उन सब साहित्यों की तरफ हमको अपने ध्यान को नहीं लगाना है। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? स्वाध्याय करना है और उसके बाद उसको चिंतन मनन में लाना है। जो प्रक्रिया हमने 4 स्टेप्स आपको बताए थे कि सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफाइनमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट एंड देन सेल्फ एक्सटेंशन, उस प्रक्रिया को आपको यहाँ पर पुस्तकों के स्वाध्याय के माध्यम से करते रहना है। तो ये होता है इंटरनल, आंतरिक व्यक्तित्व को अच्छा करने के लिए पहला पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या करना है? तो आप स्वावलंबी बने। स्वावलंबी बने, स्वावलंबन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कि स्टोरी दीदी जी ने सुनाई थी वो स्टोरी को आप यहाँ पे बिल्कुल बता सकते हैं। जिस स्टोरी में क्या था कि एक जो बच्चा था वो घर पे, उसके मम्मी पापा उसको बहुत छोटे छोटे काम के लिए टोका करते थे, है ना, कि बेटा स्विच ऑफ करो, कमरे में अपने कपड़ों को प्रॉपरली फोल्ड करके रखो, सो के उठने के बाद अपने बिस्तर को फोल्ड करो, है ना। ऐसे ही करके उसको बहुत सारे काम उसको छोटे छोटे बताया करता था। वो बच्चा जो है उससे चिढ़ता जरूर था कि ये सब काम मुझसे क्यों करवाते रहते हैं मम्मी पापा, है ना। तो वो थोड़ा सा कभी कभी वो विचलित भी होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब चीजें उसकी आदत में आ गई। और जब वो एक इंटरव्यू देने जाता है तो उस इंटरव्यू में उसको यही सब चीजें सामने दिखती है। जब वो सबसे पहले सीढ़ी के पास जाता है तो देखता है कि जो डस्टबिन का डब्बा है वो गिरा पड़ा हुआ है, तो वो उसको उठा करके ठीक रख देता है। वो आगे जाता है तो देखता है कि कुछ जो स्विच, जो पंखे हैं वो जबरदस्ती जल रहे हैं, है ना, वहां पे कोई बैठा नहीं है। तो जा करके वो बटन को ऑफ कर देता है, स्विच को ऑफ कर देता है। सीढ़ी से जब चढ़ता है तो देखता है कि वहां पर वो जो लाइट है वो अपने आप जल रही है, वहां पे उसकी आवश्यकता नहीं है, प्रॉपर वहां पे लाइट, सनलाइट पड़ रही है, तो वो उस लाइट को ऑफ कर देता है ना। ऐसे करके वो धीरे धीरे अंदर जाता है और जा करके फिर बैठता है। और बाकी लोग भी वहां पर इंटरव्यू देने के लिए बैठे रहते हैं, बट उन्होंने किसी ने उसकी उस पर ध्यान न दे करके वो कोई उसको ऑफ वगैरह नहीं करता है। तो जैसे ही जब वो अंदर जाता है इंटरव्यू देने के लिए, तो उसको वो इंटरव्यू में वो जो बैठे रहते हैं वो उसको बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है ना। तो ये एक उसकी उपलब्धि थी कि एक स्वावलंबन ने उसके स्वावलंबन से हमारे जीवन में ये असर पड़ता है कि हम जब छोटे छोटे कामों को खुद से करने लगते हैं तो हम अंदर से कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। और स्वावलंबन हमारे जीवन का एक हिस्सा होना भी चाहिए। स्वावलंबन के लिए एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं कि विदेशों में 14-15 साल के बाद बच्चों को पॉकेट मनी देना बंद कर देते हैं, है ना। और हमारे यहाँ तो ये प्रथा बहुत बाद में बंद होती है कि हम बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने नहीं देते और उनको पैसे देते ही रहते हैं जब तक वो बहुत समय तक उनको पैसे देते रहते हैं ना। तो जबकि विदेशों में क्या होता है, तो उनको 14-15 साल की एज में पॉकेट मनी देना बंद कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों के घर में कार साफ करके, दूसरों की बागबानी में काम करके, दूसरों के साथ किचन में हेल्प करके कुछ पैसे कमाते हैं और फिर उससे वो अपने पॉकेट मनी निकालते हैं। इस तरीके से वो खुद स्वावलंबी बनते जाते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनको कोई भी काम करने में छोटापन महसूस नहीं होता है। ये उसका फायदा होता है ना। तो इसीलिए स्वावलंबन इसलिए भी जरूरी है कि हम जब छोटे छोटे काम को करें तो वो हमारे अंदर के उस भाव को खत्म कर दें कि कोई भी काम छोटा होता है। हर काम इंपॉर्टेंट है और हर काम अच्छा है। हर जिस भी काम को करने से जो भी काम हमारे पास में हो उस काम को करने में हमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये एक पहला काम। स्वावलंबी के लिए आपको अगर बच्चों को एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करवाना है तो उसके लिए एक और वो है कि हम एक किसी भी वॉलंटियर बच्चे को बुला सकते हैं और उस बच्चे को हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बेटा मैं तुमको जो जो इंस्ट्रक्शन बोलूंगा वो तुम करते जाना। ठीक है। तो क्या करना है उसमें, सबसे पहले बच्चे को बोलना कि आप अपने दाहिने हाथ और दाहिने पैर को दीवार से चिपकाकर खड़े हो जाओ। ये खुद भी आप करके देखिएगा घर पे। दाहिने हाथ या फिर बाएं हाथ बाएं पैर दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हो। दाहिने हाथ और दाहिने पैर को दीवार से चिपकाकर खड़े हो जाओ
और उसके बाद उसको बोलिए कि आपका दाहिना हाथ और दाहिना पैर दीवार से चिपका हो, अब आप बाएं पैर को उठाने की कोशिश करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो वो बच्चा जब बाएं पैर को उठाने की कोशिश करेगा ना, तो उसका पैर उठता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं उठता है। वो कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने पैर को हिला नहीं पाता है। तो वो बच्चा खुद ही कहेगा कि सर मुझसे ये नहीं हो रहा है, मेरा मतलब बायां पैर उठ ही नहीं रहा है। तो आप उसको ये समझाइए कि ये देख लीजिए कि आपको जो विज्ञान है वो खुद समझाने की कोशिश कर रहा है, विज्ञान बोलो या इसको चुंबकत्व शक्ति बोलो दीवार की, कि आपका जब दायां पैर और दायां हाथ दीवार पे आश्रित है तो आपका बायां पैर उठ भी नहीं रहा है। इसी प्रकार अगर आप अभी आश्रित हो, किस पर आश्रित हो, आप मम्मी पापा पे आश्रित हो, तो जब तक आप किसी न किसी पर आश्रित रहोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको अगर जितनी जल्दी आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको अपने आप को उस मतलब उस से बाहर निकालना होगा और आपको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अब आप उस बच्चे को बोले कि अब आप दोनों पैरों पर खड़े होइए और अपने स्थान पे बैठ जाइए, तो बच्चा अपने आप जाकर के बैठ जाता है। तो इस तरीके से आपको को समझाना है कि एक दीवार के एग्जाम्पल के माध्यम से हम बच्चों को स्वावलंबन का महत्व समझा सकते हैं।